हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग अभी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर पार्ट्स की बजाय एक वीडियो में देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, मतलब मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में एंड उसके बाद में कैसा रहा, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मिलिट्री में काम बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से हो रहा था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इकोनॉमिक लेवल पर भी देखने को मिली एंड कमर्शियल लेवल पर भी देखने को मिली। इकोनॉमिक लेवल का मतलब है रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, पैसा आना, ये सब। कमर्शियल का मतलब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल दोनों ही प्रोस्पेरिटी देखने को मिली। International travelers described it as fabled land of the wealth. फेबल्ड लैंड ऑफ द वेल्थ का मतलब है कि सोने की चिड़िया। सो कहने का मतलब है जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो भारत का जो पार्ट है जहाँ मुगल एम्पायर फैला हुआ है ये तो एक सोने की चिड़िया के बराबर है। But these same visitors were also appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. Opulence का मतलब होता है affluent, अमीरी, समृद्धि, ठीक है। अब यही जो विजिटर्स थे, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, जिन्होंने कहा कि जो मुगल एम्पायर है ये जो है एक फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ है, मतलब यहाँ पैसा ही पैसा है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने ये चीज़ भी देखी कि यहाँ पर साइड बाय साइड पॉवर्टी भी है। सो यहाँ कहने का मतलब है कि अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे। द इनइक्वालिटीज वर ग्लेयरिंग। ग्लेयरिंग का मतलब होता है साफ साफ, एकदम क्लियर, स्पष्ट। तो इसके अलावा ये ट्रैवलर्स ने ये भी कहा कि इतनी अमीरियत के साथ साथ गरीबी तो थी ही, इसके अलावा इनइक्वालिटीज भी देखने को मिल रही थी, मतलब अमीर गरीब लोगों के बीच में एक रिफ्ट देखने को मिल रहा था। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑफ शाहजहां's रेन इन्फॉर्म अस द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 8,000। यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि भाई जो शाहजहां का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में कितने हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार थे? 445। कितने में से? 8,000 में से। मतलब 8,000 मनसबदार में से 445 ये मनसबदार हाई रैंक के थे, मतलब इनकी अच्छी पोस्ट थी। दिस स्मॉल नंबर अ mere 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार। अगर आप 8,000 में से 445 का जो परसेंटेज निकालोगे वो कितना बना? 5.6%। सो कहने का मतलब है कि जितने भी मनसबदार थे, जो 8,000 मनसबदार थे, उसमें से सिर्फ 5.6% लोग ही हाई रैंकिंग मनसबदार थे, जिनकी हाईएस्ट रैंक थी, ठीक है। 8,000 में से जो 445 लोग थे वो हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे, और ये कितना परसेंटेज बना? 5.6%। एंड ये जो 5.6% हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार थे, दे रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर ट्रूपर्स। ट्रूपर्स का मतलब आर्मी। तो यहाँ आपको देखो क्या समझना है, ये 61.5 और 5.61%, इसको मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो भाई 8,000 मनसबदार, इसमें से जो हाईएस्ट रैंक के थे वो थे 445। अब 445 जो है 8,000 का कितना परसेंटेज बना? 5.6%। तो 5.6% लोग जो थे वो हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार थे। अब ये लोग जितना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मानो कि 100% जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, इस 100% में से 61.5% सिर्फ इन्हीं लोगों के पास जाता था जो हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार थे।
तो 61.5% का जो रेवेन्यू था, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, वो इन 445 हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार के लिए जाया करता था। जैसे कि देखो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 लोग हैं, 100 में से 5 ऐसे लोग हैं जिनको कहा गया कि इनके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सैलरी होगी प्रोड्यूस में से। अब 100 लोग हैं तो 100% ही वो प्रोड्यूस करेंगे, तो 100% में से मतलब यूं लगा लो कि लगभग 50 से भी ऊपर प्रतिशत का, मतलब 61% का जो रेवेन्यू वो इन्हीं 5 को मिल जाए, तो बचेगा कितना? वो जो थोड़ा सा अमाउंट बचेगा वो कितनों में बांटा जाएगा? 95 लोगों में। क्यों? क्योंकि 5% के लोगों को तो ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है ना रेवेन्यू का, तो जितने रेस्ट बचे हुए होंगे उनको फिर बचे हुए अमाउंट में से सैलरी दी जाएगी। गॉट द पॉइंट? सो इन द सिमिलर वे 100%, जैसे कि ये 100% है, राइट? इसमें से लगभग ये देखो, ये जो 61.5% है ये किसको दिया जाता था? 445 मनसबदार्स को। अब जो ये बचा हुआ परसेंटेज है, 100 में से 61.5% माइनस कर लेना, जितना बचा हुआ परसेंटेज होगा, मतलब 29 पॉइंट समथिंग जो, या 29 जो होगा, ये जो परसेंटेज है ये किनको मिलेगा? ये उनको मिलेगा जो रेस्ट बचे हुए मनसबदार हैं। समझ आ गई? मतलब 8000 में से आप 445 घटा लो, कितने हुए? जितने हुए वो रेस्ट मनसबदार हो गए, उनमें से ये बचा हुआ जो परसेंटेज था वो बटता था। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce. ये जो मुगल एम्पायर्स थे एंड जो मनसबदार्स थे, ये जो है अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का जो हिस्सा है वो किस पर एक्सपेंड किया करते थे? किस पर स्पेंड किया करते थे? गुड्स खरीदने पर। ये जो एक्सपेंडिचर था, मतलब जितना भी ये खर्चा करते थे गुड्स खरीदने पर या प्रोड्यूस खरीदने पर, उनका बेनिफिट आर्टिजन्स एंड पेजेंट्री को जाता था, क्योंकि आर्टिजन्स एंड पेजेंट्री ही प्रोड्यूस करते हैं गुड्स वगैरह को। ठीक है, तो जो गुड्स ये प्रोड्यूस करते थे उनको मुगल एम्पायर एंड मनसबदार खरीदा करते थे। लेकिन फिर भी इतनी गरीबी क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि इन्होंने रेवेन्यू अच्छा खासा लगा रखा था। सो द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? पेजेंट एंड आर्टिजन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर इनके पास 50 रुपए आ रहे हैं तो 50 में से 35 से 40% तो इनका रेवेन्यू कलेक्ट करने में चला जाता था, मतलब इनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाता था। तो बचता कितना था? बहुत ही कम बचता था। उस बचे कुचे में इनका पेट भरना मुश्किल हो जाता था। सो ऑल एंड ऑल यहाँ आपको ये समझना है कि अमीरी गरीबी में जो आपको ये रिफ्ट देखने को मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा था, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा था। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जो पुअरेस्ट लोग थे, जो बहुत गरीब लोग थे, उनके लिए तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे, मतलब उनको खाने के लिए भी भरपेट खाना नहीं मिलता था। दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। अब जब वो लोग अपना पेट ही नहीं भर पाते थे तो एडिशनल रिसोर्सेज तो वो क्या ही खरीदेंगे? तो ये पेजेंट्स, आर्टिजन्स, ये ना तो टूल्स खरीद पाते थे, ना ही सप्लाईज खरीद पाते थे ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। देखो, अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको तरह तरह का सामान भी खरीदना पड़ेगा, आपको टूल्स खरीदने पड़ेंगे, सप्लाईज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन इन प्रोड्यूसर्स के पास, जैसे पेजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, इनके पास पैसा ही नहीं बचता था। ये अपना पेट भर ले वही बहुत बड़ी बात होती थी, तो पैसा बचता नहीं था, तो इसीलिए ये अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ना टूल्स खरीद पाते थे ना सप्लाईज, इनके पास पैसा ही नहीं बचता था, तो ये एडिशनल रिसोर्स में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते थे, बल्कि इनके पास जो पैसा बचता था उसमें ये भरपेट खाना खाया करते थे। द वेल्थियर पेजेंट्री एंड आर्टिजन ग्रुप्स, द मर्चेंट्स, बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। लेकिन इसमें यह देखा गया कि जो वेल्थियर लोग हैं, चाहे वो पेजेंट्री हो, आर्टिजन्स हो, मर्चेंट हो, अगर वो अमीर थे तो वो और ज्यादा अमीर होते गए और गरीब अगेन बहुत ज्यादा गरीब होते गए। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. अब धीरे धीरे क्या हुआ?
कि 17th सेंचुरी में जो ये मनसबदार थे, नोबल पीपल थे, एक्चुअली इनके पास पावर आती गई एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन। अब मुगल एम्पायर जब से डिक्लाइन होने लगा, कब? एक तो औरंगजेब के टाइम से ही मुगल एम्पायर जो है वो नीचे जाने लगा था, और उसकी डेथ के बाद तो फिर बिल्कुल ही डिक्लाइन होने लग गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जितने भी ये नोबल पीपल थे, इनके हाथ में पावर आ गई थी, एंड सर्वेंट्स के हाथ में भी, क्योंकि सर्वेंट्स वगैरह जो थे इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंसी मतलब धीरे धीरे घोषित कर दी थी। द सर्वेंट्स एमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन्स। अब देखो यहाँ हम क्या देखने को हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सर्वेंट्स है ना, वो भी राजा से हटकर अब काम करने लगे थे, अपनी इंडिपेंडेंसी घोषित करने लगे थे, अपने स्टेट को स्टेब्लिश करने लगे थे, एंड दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज। तो सर्वेंट्स वगैरह जो है इतने पावरफुल हो गए, धीरे 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 उनके पास पैसा आता गया। मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर जो ये है ना कि वेल्दियर पेजेंट्री, आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स, इनके पास जैसे जैसे पैसा आता गया, इन्होंने अपनी डायनेस्टीज बनानी शुरू कर दी, जैसे कि हैदराबाद में, अवध में। ऑल्दो दे कंटिन्यूड टू रिकग्नाइज द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। देखो ये भी देखने को मिल रहा है कि एक तरफ इन्होंने अपनी जो है डायनेस्टी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी, अपने प्रोविंसेस जो है अपना एम्पायर खड़ा करना इन्होंने शुरू कर दिया, बट एट द सेम टाइम ये दिल्ली एम्पायर्स जो थे उनको ये अपना मास्टर मानते थे। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, एंड वी विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि 18th सेंचुरी तक आते आते मुगल एम्पायर के काफ़ी सारे जो प्रोविंसेस थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ के तौर पर स्टैब्लिश कर लिया था, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। फटाफट से अभी हम ये भी बात कर लेते हैं किंग्स एंड क्वीन के बारे में। तो यहाँ पर ओटोमन एम्पायर के बारे में बात हो रखी है। देयर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क्स all near contemporaries in different part of the world in 16th century। तो 16th century के टाइम पीरियड में काफ़ी सारे contemporaries monarchs थे। These included in the ruler of Ottoman Turkey, सुल्तान सुलेमान 1520 to 1566। तो अगर हम ओटोमन तुर्की के रूलर की बात करें तो उनका नाम था सुल्तान सुलेमान, और इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 1520 टू 1566। तो कह सकते हैं 16th सेंचुरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग हिज रूल द ऑटोमन स्टेट एक्सपेंडेड इनटू यूरोप, सीजिंग हंगरी एंड बेजिंग ऑस्ट्रिया। सो यहाँ ये बताया है कि किस तरीके से ओटोमन तुर्की के जो रूलर थे सुल्तान सुलेमान, इन्होंने अपने ओटोमन एम्पायर को, ओटोमन स्टेट को वास्ट किया, एक्सपैंड किया। यूरोप तक इन्होंने अपना जो है एम्पायर फैला दिया था, हंगरी को, ऑस्ट्रिया को इन्होंने सीज कर लिया था। एंड नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट जो इस रूलर की आर्मी थी ना, उन्होंने बगदाद एंड इराक को भी कैप्चर कर लिया। फिर इन्होंने काफ़ी सारा नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट कैप्चर किया। मोरक्को जो है उन्होंने ओटोमन अथॉरिटी को एक्नॉलेज कर लिया, मतलब इनको स्वीकार कर लिया। सुलेमान ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ओटोमन नेवी। सुलेमान ने ओटोमन नेवी को तैयार किया। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटरेनियन ब्रॉट द नेवी इनटू कॉम्पिटिशन विद स्पेन। तो फिर इस नेवी का किसके साथ कंपटीशन था? स्पेन के साथ, स्पेन की नेवी के साथ। इन द अरेबियन सी इट चैलेंज्ड द पोर्टुगीज, और ओटोमन नेवी की पोर्टुगीज के साथ भी एक जो है वॉर हुई, लड़ाई हुई। द मोनार्क वॉज गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी। अल कानूनी का मतलब क्या होता है? लॉ गिवर, जो कानून बनाने वाला होता है। तो जो ये सुल्तान सुलेमान है, इसको क्या टाइटल दिया गया? अल कानूनी, मतलब लॉ गिवर, यही लॉ बनाने वाला है, यही कानून बनाने वाला है। बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशंस का मतलब कानून, पास्ड ड्यूरिंग हिज रेन, और इसने बहुत सारे कानून बनाए भी, इसलिए भी इसको ये टाइटल दिया गया था। These were aimed to standardize administrative procedure throughout the expanding domain of the empire, specifically to protect the peasantry from forced labor, extraordinary taxes, and later in the 17th century when public order declined in Ottoman domains, the reign of Suleiman Kanuni was remembered as a period of ideal governance.
सो यहाँ ये कहा गया कि सुलेमान कानूनी ने जो है काफ़ी सारे जो है कानून बनाए, ठीक है। और सुलेमान, जो सुल्तान सुलेमान थे, इन्होंने एक इस चीज़ के लिए भी अपना स्टेप आगे बढ़ाया कि जो पेजेंट्री है उनको फोर्स्ड लेबर से बाहर निकाला जाए एंड उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैक्सेस हैं उससे उनको फ्री किया जाए, फालतू के ऐसे टैक्स ना लगाए जाएं, राइट। और इसीलिए उनके आइडियल गवर्नेंस के लिए या उनके तौर तरीके के लिए आज भी जाना जाता है, उनको याद किया जाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड नीचे आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा अगर आपके कोई डाउट होंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो यू आर टोटली फ्री टू लीव योर कमेंट्स देयर। एंड हैविंग सेड दैट, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।